इस लड़के को कुछ सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं और चाहे उसकी माँ उसका कितना भी ख्याल रखे, वो हमेशा खुद को चोट पहुंचाने का नया तरीका ढूंढ ही लेता है। उसे जुनून है कि अगर वो काफ़ी दर्द बर्दाश्त करेगा तो उसकी कोई यूनिक स्किल अनलॉक हो जाएगी, जो कि जाहिर है गलत है। घर पर ऐसा कुछ भी ट्राई करने का सोचना भी मत। सीरियसली, मैं मजाक नहीं कर रहा। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि जब वो इस पागलपन वाले बिलीफ के साथ बड़ा होता है तो वो एक मेंटल हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जहां हर तरह के अजीब लोग होते हैं। उनमें से हर एक किसी न किसी अजीब चीज के जुनून में है और वैसा ही बिहेव करता है, जिससे मेडिकल स्टाफ की जिंदगी मुश्किल हो जाती है। हमारा बंदा उन सब में सबसे ज्यादा पागल है, इसलिए उसे सबसे ज्यादा अनस्टेबल पेशेंट्स के लिए एक स्पेशल रूम में रखा जाता है। वहां वो एक ऐसे बंदे से मिलता है जिसको दूसरों को तकलीफ देने में मजा आता है। एक दिन हमारे एमसी फैन और उसके दोस्त जैंग को एक जीनियस आइडिया आता है कि फैन को तारों में लपेटकर बिजली से कनेक्ट कर दिया जाए। वो एक चिकन की तरह फ्राई हो जाता है। खुशकिस्मती से एम्बुलेंस टाइम पर पहुंच जाती है और दोनों को ले जाती है। डॉक्टर फैन को बचाने के लिए अपनी जान लगा देता है। वो नॉन स्टॉप उस पागल को कोस रहा होता है जो बार बार हॉस्पिटल वापस आता रहता है। किसी तरह सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है और फैन की हालत आराम से हो जाती है। डॉक्टर आखिरकार आराम करने के लिए निकल जाता है, लेकिन जैंग इस मौके का फायदा उठाकर चुपके से अंदर आ जाता है। जब फैन उसे एक बार फिर मदद करने के लिए कहता है तो जैंग अपनी सो कॉल्ड यूनिवर्सल मेथड का इस्तेमाल करके उसे दर्जनों सुई से घोंप देता है। तभी फैन का जिस्म जवाब दे जाता है और उसकी हार्ट रेट फौरन गिर जाती है। डॉक्टर्स उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं। हेड डॉक्टर को अपना खाना खत्म करने का भी टाइम नहीं मिलता। उसने अभी अभी इस कमीने को बचाया था और फैन दोबारा खुद को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। फिर भी वो उसे बचाने के लिए सब कुछ करते हैं। आखिरकार वो ये 48 बार कर चुके हैं और तभी स्ट्रॉन्गेस्ट मैन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये फैन के जिस्म को एनहांस करता है। अब वो जितना ज्यादा दर्द सहेगा उतना ही पावरफुल बनेगा। हॉस्पिटल के बाहर वोंग एम्बुलेंस के साथ इंतजार कर रहा था। फैन अब ठीक था और लियू ने उसे खुद ले जाने का फैसला किया, जांग को पीछे छोड़कर। नर्स ने उसे एक मास्क दिया, ये कहते हुए कि जिसने सर्जरी की थी उसने ये उसे देने के लिए कहा था। वोंग उस पर फायर का साइन देखकर शॉक हो जाता है। डायरेक्टर दुआ करता है कि पागल पेशेंट्स उसके पास वापस ना आए, लेकिन उसकी दुआएं फौरन रद्द हो जाती हैं जब वो एम्बुलेंस को आते देखता है। वोंग स्ट्रेचर बाहर निकालता है और घुटनों के बल गिर जाता है, ये मानते हुए कि इन पेशेंट्स की वजह से उसके डॉक्टर्स को मेंटल चेकअप की ज़रूरत पड़ रही है। फिर वोंग शेर का कंधा पकड़कर कहता है कि वो उनका बेहतर ख्याल रखेगा और वो पेशेंट्स को स्ट्रेचर्स के साथ छोड़कर अपनी एम्बुलेंस के साथ भाग जाता है। वो बेचारी अपने मेंटल पेशेंट्स की तरफ मुड़ती है, उनसे पूछती है कि वो कैसा फील कर रहे हैं और वो दोनों ठीक लगते हैं। उन्हें उनके रूम 666 में ले जाया जाता है, जहां उन्हें कसकर बांध दिया जाता है। जंग अनकंफर्टेबल है, जबकि फैन अपने माइंड को ट्रेन कर रहा है। उसके सर में आवाज़ उसे सिखा रही है और वो अब ज़्यादा पावरफुल फील कर रहा है। उन्हें एहसास होता है कि उनकी दोनों स्किल्स, इलेक्ट्रिसिटी और यूनिवर्सल लेवल, सक्सेसफुल हो गई हैं। अब वो हैमर मेथड ट्राई करना चाहते हैं। रूम के बाहर डायरेक्टर उन पर नज़र रखे हुए है, ये देखते हुए कि वो अजीब तरह से शांत है। असिस्टेंट्स जानते हैं कि उन दोनों ने हैमर इस्तेमाल करने का प्लान बनाया है, लेकिन खुशी की बात है कि उनके पास हैमर नहीं है। शाई ये सोचते हुए चला जाता है कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन चीज़ें अब बिगड़ने वाली हैं, क्योंकि एक चालाक और एक मजबूत साइकोपैथ वोंग के लिए एक और सरदर्द बनने के लिए टीम अप करने वाले हैं। एक लड़की रात में एक अंधेरी गली में चल रही है और अचानक उसे एहसास होता है कि उसका पीछा किया जा रहा है। पीछे मुड़ने पर वो एक मॉन्स्टर को देखती है जो उस पर हमला करता है और खून हर तरफ फैल जाता है। वापस मेंटल इंस्टीट्यूशन में फैन एक ब्रेक थ्रू हासिल करता है और उसका जिस्म फट जाता है। वो जांग के पास जाता है और उसका पहला सवाल होता है, हीरो का अंडरवेयर कहाँ है? हमारा लड़का गर्व से कहता है कि वो फट गया और जांग उसके मैनहुड के साइज से हैरान हो जाता है। जब हमारे हीरो का दोस्त उसके एब्स को छूता है तो वो सुपर फर्म होते हैं, ये जानते हुए कि अब वो हैमर एक्सरसाइज कर सकते हैं। बाद में रात में एक आदमी वायरिंग ठीक कर रहा होता है जब उसे पीछे से एक हाथ महसूस होता है। वो हिल जाता है क्योंकि उसने पहले सुना था कि यहाँ 2 रूहें हैं। घूमती है। वो पीछे मुड़ता है तो जांग को देखता है और घबरा जाता है। वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे भूत जैसा लगता है। जांग को रूम 666 का पेशेंट पहचान कर वो खुद को बचाने के लिए ज़्यादा परेशान हो जाता है, जबकि हमारा लड़का एक हैमर चुरा लेता है। फिर जांग वहाँ से निकल जाता है और वो आदमी दुआ करता है कि वो जांग को दोबारा कभी ना देखे।
आदमी राहत की सांस लेता है, लेकिन अपने सामान को चेक करते हुए उसे हैमर नहीं मिलता। अचानक उसे रूम 666 से एक आवाज़ आती है। वो देखने जाता है कि क्या हुआ और देखता है कि हमारे हीरो को हैमर से मारा जा रहा है। जैन उसकी तरफ देखता है और वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है। इस बीच सिस्टम उसे बताता है कि उसने बॉडी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है और अब वो लिस्ट में दिए गए कुछ इनसेन ऑप्शन से एक बॉडी पार्ट को एनहांस कर सकता है। वही आदमी अब स्टाफ द्वारा खींचा जा रहा है, लेकिन वो चिल्लाकर चेतावनी देता है कि रूम में हर तरफ खून है। लेकिन जब वो डायरेक्टर के साथ रूम में दाखिल होते हैं तो वहाँ किसी भी तरह की हिंसा का कोई निशान नहीं होता। आदमी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता जब रूम में खून का कोई निशान नहीं था। डायरेक्टर थोड़ा अजीब फील करता है, लेकिन यकीन दिलाता है कि ये आदमी का वहम था और कुछ नहीं। वो रोता है और अपने हैमर के लिए भीख मांगता है, भले ही वो उसे ज़्यादा पैसे दे दें। जब तक शाय पैसे डबल नहीं करता वो आदमी वापस नहीं आएगा। डायरेक्टर फ़ैन की तरफ मुड़ता है और उसका हैमर वापस मांगता है। फ़ैन हैमर होने से इनकार करता है, लेकिन उसके क्रॉच में एक अजीब सा उभार होता है। ये वो नहीं है जो आप सब सोच रहे हैं, बल्कि ये एक हैमर है। वो उसे बाहर निकालता है और उनसे कहता है कि वो उसके हाथ से ले लें। घबराहट में कोई भी उसे लेने नहीं जाता, यहाँ तक कि डायरेक्टर भी डरा हुआ है, क्योंकि वो अभी अपने भगवान से नहीं मिलना चाहता। लेकिन एक धक धक करते दिल के साथ वो उसके हाथ से लेने का फैसला करता है और स्टाफ शाय को अपना मसीहा समझता है। वो हैमर उस आदमी को दे देता है, लेकिन आदमी नोटिस करता है कि डायरेक्टर को बहुत पसीना आ रहा है। बाद में रात में न्यूज़ रिपोर्ट्स बताती हैं कि मॉन्स्टर्स एक परेशानी बन गए हैं और एलीट 4 मदद भेज रहे हैं। मेंटल इंस्टीट्यूशन में 2 पागल आदमी रिपोर्टर को अपनी बीवी और बेटी होने का दावा करते हैं। वो ये वहम पता चलने पर रोते हुए एक दूसरे को गले लगाते हैं कि वो रिश्तेदार हैं। ये भी बताती है कि लायन को भर्ती किया जा रहा है और जांग सोचता है कि क्या फ़ैन उसे जानता है। हमारा हीरो सोचता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, जो उसके दोस्त को भी शक में डाल देती है। फिर ब्रेकिंग न्यूज़ आती है जहां आम लोगों से घर पर रहने की अपील की जाती है, क्योंकि सड़कों पर एक मॉन्स्टर देखा गया है। दूसरी तरफ शांगियन को यकीन है कि वो कुत्ते जैसे मॉन्स्टर को जल्द ही मार देंगे। उसका स्क्वाड इसे एक सीक्रेट मिशन के तौर पर करने का फैसला करता है। उन्हें यकीन है कि वो मॉन्स्टर को मार सकते हैं और लोग और सरकार उनकी तारीफ करेंगे। न्यूज़ चैनल बताता है कि तारीख 29 फरवरी है, लेकिन जांग इसे अलग सोचते हुए कहता है कि आज 7 मार्च है। फैन सोचता है कि क्या उसकी घड़ी गलत है, लेकिन जांग जोर देकर कहता है कि उसके पास एक लग्जरी वॉच है। एक और पागल आदमी अंदर आता है, कहता है कि वो उसकी घड़ी ठीक कर देगा, क्योंकि उसने इसे उसकी जगह से खरीदा था। वो फौरन घड़ी ठीक कर देता है और जांग उसका शुक्रिया अदा करता है। बाद में जान रोता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि घड़ी टूट गई थी। हमारा लड़का उसे बेहतर महसूस कराने के लिए कुछ कोको देता है, जबकि वो मानता है कि उसके दिमाग में लड़की फिर से बात कर रही है। उसने उसे बताया कि वो अब इमेजिन्ड वर्ल्ड खोल सकता है। दुनिया का वक्त रुक गया है और अब तभी चलेगा जब वो इमेजिन्ड वर्ल्ड में अपना मिशन पूरा कर लेगा। उसका मिशन चेंचू के फाउंडर के वारिस हों लीन जुंग जिंग को स्कूल में बुली होने से रोकने में मदद करना है, और उसका मिशन टारगेट यांग यांग है। वो एक शानदार कमरे में आईने के सामने अपनी होशो हवास संभालता है। एक मर्द होने के नाते उसका पहला ख्याल एक्सप्लोर करने का होता है, क्योंकि उसने सोचा था कि वो एक लड़की है, लेकिन उसे बीच में ही रोक दिया जाता है जब उसकी माँ उसके कमरे में आती है। उसे एहसास होता है कि ये एक लड़का है जो लड़की की तरह कपड़े पहने हुए है। उसका नाम यांग यांग है। बाद में वो कपड़े पहनता है और अपनी माँ के साथ नाश्ते के लिए बैठता है। वो उसे यकीन दिलाती है कि स्कूल के बारे में चिंता ना करें। जब वो उसे गाइड कर रही होती है कि कैसे फोकस करें, वो पूरा दूध अपने बोल में डाल देता है और पूरी चीज़ खा जाता है, इसे एक लजीज सूप कहते हुए। उसकी माँ हैरान रह जाती है। वो बाहर चलता है, ये देखते हुए कि सब कुछ कितना शांत है। यांग की माँ ने उसे स्कूल जाने के लिए कहा। वो बस में चढ़ जाता है और एक लड़की को परेशान देखता है, इसीलिए वो उसके लिए अपनी सीट छोड़ देता है। फिर यांग का क्लासमेट जैंग हा बस में चढ़ जाता है। वो गुस्सा हो जाता है जब उसे एहसास होता है कि यांग ने जैंग के लिए सीट नहीं रखी। उसे पीटने की धमकी देने के बावजूद यांग नहीं हिलता, जिससे जैंग डर जाता है। लड़की कहती है कि उसने उसके लिए अपनी सीट छोड़ी थी, जिससे जैंग गुस्सा हो जाता है और वो हमारे लड़के को पीटने वाला होता है। अचानक एक आदमी एक कसाई के चाकू के साथ आता है, धमकी देता है कि वो सबको मार देगा। वो लड़की पर हमला करने वाला होता है, लेकिन हमारा हीरो बहादुरी से अपने हाथ से चाकू रोक लेता है। वो मॉन्क से पूछता है कि वो सबको क्यों मारना चाहता है, लेकिन मॉन्क उस पर चिल्लाता है कि चाकू छोड़ दो, और हमारा लड़का हिम्मत से उसे पहले छोड़ने का हुक्म देता है।
आदमी डर जाता है और चाकू ढीला छोड़ देता है। फिर एक भारी आवाज में हमारा बंदा उसे अपने सवाल का जवाब देने के लिए कहता है। एम्बुलेंस और पुलिस आ चुकी है और आदमी हमारे लड़के को अपने पास आते देखकर डर जाता है। वो उससे दूर रहने के लिए मिन्नतें करता है। इस दौरान जैंग, बुली लड़का, अब डर जाता है जब यांग उसके पास आता है। वो दोबारा इंट्रोड्यूस करते हैं और हाथ मिलाते हैं, जहां यांग का हाथ खून से चिपचिपा होता है। नर्स उसकी पट्टी करती है, यांग की हिम्मत की तारीफ करते हुए, क्योंकि कोई और इस खुले घाव से चिल्ला रहा होता। वो मानता है कि वो दर्द को ट्रेनिंग का एक तरीका समझता है और उसका दिमाग मजबूत होना उसके लिए किसी भी दर्द को दूर रखने के लिए काफ़ी है। नर्स को उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जब वो हमारे हीरो को देखता है तो वो फिर से डर जाता है। जैसे ही यांग जा रहा होता है, पुलिस ऑफिसर उसकी बहादुरी का सम्मान करता है और उसे बताता है कि वो जल्द ही तारीफ के लिए उसके स्कूल से कांटेक्ट करेंगे। हमारा लड़का ज़्यादा नहीं हिलता। वो स्कूल के लिए देर हो रहा होता है, इसलिए चला जाता है। पुलिस ऑफिसर चाहता है कि वो अपनी चोट की वजह से एक दिन की छुट्टी ले ले, लेकिन वो वही कहता है जो उसने नर्स से कहा था, जिसे वो हैरान रह जाता है। दर्द उसके लिए ट्रेनिंग का एक तरीका है। स्कूल पहुंचकर यांग सोचता है कि जांग यहाँ कितना अच्छा टीचर होता और फिर अंदर चला जाता है। वो अपनी क्लासरूम में दाखिल होता है और अपनी डेस्क पर बैठ जाता है। उसके दिमाग में एक ख्याल आता है जहां उसकी असली माँ उसके लिए परेशान थी, क्योंकि वो एक साइकोपाथ था और वो नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल नहीं जा सकता था। फिर वो अपने ख्यालों से बाहर आता है जब एक लड़की आती है और उसके बाजू में चोट करती है, क्योंकि उसने एक लाइन पार कर दी थी। उसे यकीन था कि वो रोएगा, लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब वो बिल्कुल नहीं हिलता। वो पेंसिल को और भी गहरा डालती है, लेकिन हमारे हीरो के लिए ये सिर्फ एक मामूली मजाक था जो उसके मेंटल दोस्त अक्सर उसके साथ करते थे। उसे और चोट पहुंचाने के लिए वो और गहरा चुभोती है, लेकिन वो फिर भी कोई रिएक्शन नहीं देता। इसलिए वो पेंसिल बाहर निकालती है और खून निकलने लगता है। खून देखते ही वो अपना होश खो बैठती है और फिर रोते हुए भाग जाती है। जंग का दोस्त दूसरी तरफ उसे बताता है कि यांग ने उसकी गर्लफ्रेंड को डरा दिया और उन्हें उसे सबक सिखाना चाहिए। लेकिन जब यांग उनके पास आता है, जंग डर के मारे उससे अच्छे से मिलता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। उसका दोस्त जंग के यांग के प्रति इस रवैये से हैरान है। बाद में कीचर क्लास में आती है और पोएम का टेस्ट लेती है। वो अपने गर्म मिजाज के लिए जानी जाती है और पूरी क्लास उससे डरती है। फिर वो यांग से पोएम सुनाने के लिए कहती है, लेकिन वो शांति से मान लेता है कि उसने याद नहीं किया है, जिससे सबके मुंह खुले रह जाते हैं, क्योंकि किसी में उससे जवाब देने की हिम्मत नहीं है। टीचर को अचानक एक ठंडक महसूस होती है, क्योंकि उसकी छाती उसे चेतावनी देती है कि कुछ गड़बड़ है। यांग सलीके से पूछता है कि क्या वो बैठ सकता है, जिस पर टीचर जम जाती है, ये नोटिस करते हुए कि ये उसकी मुस्कुराहट है जो उसे सबसे ज्यादा परेशान करती है। फिर भी वो उसे बैठने की इजाजत देती है। बाद में हमारा बंदा शांति से उसका शुक्रिया अदा करता है, जबकि उनके आसपास के स्टूडेंट्स शॉक्ड हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि टीचर ने इस बार उसे इतनी आसानी से जाने दिया। क्लास खत्म हो जाती है और टीचर सबको छुट्टी दे देती है। उसके बाद यांग एक चाबी को पावर सॉकेट में डालने वाला होता है, जब यांग शुतियान अचानक पीछे से आता है, चिल्लाते हुए कि यांग ने उसके दोस्त जांग हा और टीचर के साथ क्या किया। वो उसे पकड़ता है और धमकाता है, लेकिन यांग शांति से समझाता है कि इलेक्ट्रिक करंट इंसानी जिस्म को स्टिमुलेट कर सकता है, उसे मजबूत बनाने में मदद करता है। ये सुनने के बाद शुइन हैरान रह जाता है और उसे ऐसा करने की हिम्मत देता है। यांग चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और झटका सचमुच लगता है, क्योंकि दोनों को करंट लगता है। यांग झटका महसूस करता है, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक और स्टूडेंट सोचता है कि क्या शुइन भी वैसे डांस कर सकता है, और उसे सिखाने के लिए भी कहता है। एक्साइटेड होकर स्टूडेंट्स एक दूसरे को छूते हैं, लेकिन जल्द ही सबको करंट लग जाता है और वो बेहोश होकर फर्श पर गिर जाते हैं। और ये सब हमारे प्रोटैगनिस्ट की वजह से होता है। यांग सॉकेट से चाबी निकालता है और सोचता है कि एम्परेज बहुत कमजोर है, इसलिए उसकी ट्रेनिंग असरदार नहीं है। उसके बाद वो जमीन पर पड़े स्टूडेंट्स को देखता है और अंदाजा लगाता है कि वो ज्यादा पढ़ाई करने की वजह से बेहोश हो गए। उसके बाद यांग टॉयलेट जाता है। इस दौरान मैथ टीचर क्लासरूम की तरफ जाता है और वो शॉक में जम जाता है जब वो देखता है कि उनमें से कई बेहोश पड़े हैं। ये सब देखकर वो जल्दी से इमरजेंसी सर्विसेज को फोन करता है, कहते हुए कि अंदर कई स्टूडेंट्स बेहोश हो गए हैं।
यांग टॉयलेट से वापस आता है और खिड़की से बाहर देखता है, एम्बुलेंसेस को नोटिस करता है और सोचता है क्यों। इतने कम टाइम में इतने सारे स्टूडेंट्स बेहोश हो गए और वो मन ही मन सोचता है कि हाई स्कूल तो सच में डरावना है। उसी शाम यांग को छोड़कर क्लास 12A2 के सारे स्टूडेंट्स को करंट लगा था। आगे बढ़ते हुए एक लड़की पेड़ के पीछे छिपी हुई है और घबराते हुए यांग को बुलाती है, जिस पर हमारा बंदा उसे नोटिस करता है। लड़की घबराते हुए बाहर निकलती है जबकि उसके हाथ में कुछ था। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, टैंग जी अचानक आगे बढ़ता है और उससे लेटर छीन लेता है। वो हंसता है और उसे लव लेटर कहता है, बोलते हुए ये जरूर यांग के लिए होगा। दूसरे क्लासमेट्स इकट्ठे हो जाते हैं चिल्लाते और चिढ़ाते हुए, जबकि क्लासमेट नंबर 1 और 2 भी मजाक उड़ाने में शामिल हो जाते हैं। टैंग जय उसे पकड़े रहता है, जिससे सिचुएशन और ख़राब हो जाती है। लड़की अपना लेटर वापस लेने के लिए स्ट्रगल करती है, लेकिन इससे पहले कि टैंग जय रिएक्ट कर पाता, यांग तेज़ी से उसे वो छीन लेता है। इस पर टैंग जय गुस्सा हो जाता है और उसे चैलेंज करता है कि अगर उसने सबके सामने जोर से लेटर पढ़ा तो वो आज के लिए उसे छोड़ देगा। आगे यांग लड़की को देखता है और नरमी से पूछता है कि क्या वो चाहती है कि वो उनके लिए इसे पढ़े। वो मना कर देती है और टैंग जय गुस्से में मेन फिगर के पास वाले पेड़ पर अपनी मुट्ठी मारता है और एक बार खर पूछता है कि वो इसे पढ़ेगा या नहीं। लड़की यांग से मिन्नत करती है कि बस इसे पढ़ दो ताकि तुम्हें मारना पड़े। फिर भी वो उनकी नहीं सुनता। इससे टैंग जी और गुस्सा हो जाता है, जो चिल्लाता है कि यांग की हिम्मत कैसी हुई उन्हें चैलेंज करने की। क्लासमेट्स में से एक आगे बढ़ता है, यांग को ताना मारता है और पूछता है कि वो क्या चाहता है। यांग बस अपनी मुट्ठी उठाता है और एक ही झटके में पेड़ पर मारता है। पेड़ में दरार आ जाती है, टूट जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। स्कूल के एंट्रेंस पर 2 स्टूडेंट्स टीचर के पास भागते हैं, रिपोर्ट करते हुए कि टैंग जे क्लास 1 के यांग को बुली कर रहा है। टीचर वहां जाती है, लेकिन उनके सामने का सीन उनकी उम्मीद से बिल्कुल अलग होता है। यांग के बुली होने के बजाय टैंग जे कांप रहा होता है, यांग के सामने माफ़ी मांगने पर मजबूर होता है। टीचर जमी हुई खड़ी रहती है, समझ नहीं पा रही कि क्या हो रहा है। यांग जिसे कभी कमज़ोर समझा जाता था, सबको हैरान कर देता है जब वो स्कूल के बुली टैंग जी का कॉन्फिडेंटली सामना करता है। एक फ्रेंडली थपकी के साथ वो टैंग से कहता है कि मजाक करना बंद करो और ठीक से खाओ, जिससे डरा हुआ बुली फौरन सहमत हो जाता है। टीचर और क्लासमेट्स हैरान रह जाते हैं, पावर के इस बदलाव पर विश्वास नहीं कर पाते। अफवाह फैल जाती है कि यांग ने टैंग जे पर बाजी पलट दी है। उसके बाद यांग एक घबराई हुई लड़की को पिंक लेटर वापस करता है, जो हिम्मत से मानती है कि यह उसके लिए था। ये याद करते हुए कि पिंक लेटर्स का मतलब आमतौर पर कन्फेशन होता है, यांग सुनता है जब वो शर्माती है और कहती है कि वो उसे पसंद करती है, उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहती है। इससे पहले कि वो जवाब दे पाता, टीचर बीच में आती है, स्कूल में रोमांस मना कर देती है। स्कूल में बाद में यांग उसे रिजेक्ट कर देता है, कहते हुए कि उसका मकसद सबसे मजबूत आदमी बनना है। गुस्से में लड़की उसे कमीना कहती है और भाग जाती है। कंफ्यूज रह गया, यांग को ओल्ड जैंग के शब्द याद आते हैं कि लड़कियों को समझना नामुमकिन है। ये याद करते हुए कि कैसे वो कभी उसे दूसरों से अलग देखती थी, यांग फ्यूचर में कन्फेशन का सपना देखता है, लेकिन अब वो खुद उसे रिजेक्ट कर देता है। उसका पहला प्यार शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। जबकि नर्सेज आजकल के स्टूडेंट्स की बुरी आदतों के बारे में बहस कर रही हैं, वो आगे बढ़कर हीरो के कपड़े काट देती हैं। ये सुनकर जांग अपने महंगे अरमानी सूट के काटे जाने पर चिल्लाता है। नर्स उस पर गुस्सा होती है, कहते हुए कि उसे अपने बिहेवियर पर काबू रखना होगा, वरना वो जल्द ही मर जाएगा। उसी समय जख्मी स्टूडेंट्स अपने बेड से कराह रहे होते हैं। एक को याद आता है कि डॉक्टर ने कहा था कि उन सबको करंट लगा था। एक स्टूडेंट जोर देकर कहता है कि उसने कभी किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स को नहीं छुआ, जिस पर दूसरा बोलता है, याद करते हुए कि जांग हाओ ने बेहोश होने से आइन पहले यांग शोएन को छुआ था। जल्द ही और भी आवाजें सहमत होती हैं, कहते हुए कि उनके साथ भी वही हुआ। हाँ, और वो सिर्फ यांग शुतियान के कांटेक्ट में आने के बाद बेहोश हुए। ये सब सुनने के बाद यांग शुतियान फ्रस्ट्रेशन में फट पड़ता है, सबसे कहता है कि उस पर इल्जाम लगाना बंद करें। आगे वो याद करता है कि कैसे उसने सिर्फ यांग के कंधे पर थपकी दी थी। बाद में शुएन ने अचानक कहा कि यांग सॉकेट में एक चाबी डालना चाहता था, और शू ने यह भी माना कि उसने कभी नहीं सोचा था कि यांग सच में ऐसा करेगा। दूसरे जल्दी से समझ जाते हैं कि करंट लगने का असली कारण यांग का सॉकेट में चाबी डालना था, जिस पर शुतियान कन्फर्म करता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ। अब कन्फ्यूजन फैल जाता है और कुछ स्टूडेंट्स आसपास देखना शुरू करते हैं और महसूस करते हैं कि यांग उनके बीच है ही नहीं। शुएन कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो अब तक इमरजेंसी रूम में पड़ा होगा। तब कोई जोर से सोचता है कि क्या यांग शायद मर चुका है। भले ही यांग अक्सर अजीब बिहेव करता था और उन्हें अजीब लगता था, वो नाबर्दाश्त करने वाला नहीं था।
असल में उनमें से कुछ याद करते हैं कि कैसे वो अक्सर क्लास के साथ स्नैक शेयर करता था। उसे शर्मिंदगी समझने के बावजूद वो चुपके से मानते हैं कि अगर वो सच में मर गया तो बुरा होगा। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। एक और सोचता है कि क्या डॉक्टर्स आ रहे हैं, और सोचता है कि ये नर्स से अपना फ़ोन वापस लाने में मदद मांगने का परफेक्ट मौका है, और मान लेता है कि उसकी माँ फ़ोन कर रही होगी। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाते, यांग वहाँ खड़ा दिखता है और पूछता है कि क्या वो चुआंगी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। यांग को देखने के बाद पूरा कमरा शॉक में चला जाता है। आगे बढ़ते हुए यांग उन्हें खुशी से ग्रीट करता है, कहते हुए कि वो उनका क्लासमेट है। वो मिलने आया है। स्टूडेंट्स विश्वास ना करते हुए घूरते हैं और शौक में फुसफुसाते हैं कि वो अभी भी जिंदा है, बिल्कुल आंच नहीं आई। यांग आराम से खाने के बैग्स निकालता रहता है। इसके अलावा वो अनाउंस करता है कि वो सबके लिए स्नैक्स लाया है। स्टूडेंट्स हैरान खामोशी में देखते हैं जब वो खाना बांटता है, अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे कि वो क्या देख रहे हैं। उसके बाद यांग पैकेट यांग शुआन को देता है, कहते हुए कि ये उसका है। यांग शुआन हालांकि नफरत से जवाब देता है, चिल्लाते हुए कि वो ये नहीं चाहता। हाय और यांग से कहता है कि उसे अकेला छोड़ दे। इसके अलावा यांग सुएन यांग पर किसी तरह की चाल चलने का इल्जाम लगाता है। इससे पहले कि मामला बिगड़े, जंग हाओ आगे बढ़ता है और सिचुएशन को शांत करने की कोशिश करता है। वो उसे ब्रदर यांग कहता है और जल्दी से समझाता है कि यांग शू का वो मतलब नहीं है जो वो कह रहा है। इसके बजाय वो सलीके से यांग से कहता है कि बाकी लोगों के साथ खाना शेयर करे और सच्चे सम्मान के साथ उसका शुक्रिया अदा करता है। यांग शू जान हाओ को विश्वास ना करते हुए घूरता है और चिल्लाता है कि जान हमारे बंदे को इतना सम्मान देकर जरूर पागल हो गया है। तभी एक स्टूडेंट अपना ग्रुप चैट चेक करता है और माहौल फौरन बदल जाता है। स्कूल के टॉप बॉसेस के प्राइवेट ग्रुप में एक नया मैसेज भेजा गया है। वीडियो में यांग टांग जी के खिलाफ निडर होकर खड़ा है, बुली को अपनी गलतियां मानने पर मजबूर कर रहा है। यहां तक कि यांग शुएन, जिसने अभी यांग का मजाक उड़ाया था, खुद को कांपने से नहीं रोक पाता। आखिर में अपना घमंड पीकर वो एक घबराई हुई मुस्कान लाता है और हॉस्पिटल में उनसे मिलने आने के लिए यांग का शुक्रिया अदा करता है। यहां तक कि ये भी मानता है कि स्नैक्स लाना उसकी तरफ से कितना सोचा समझा कदम था। एक आदमी कूदने वाला होता है जब उसे अपनी बीवी की ठंडी आवाज़ कानों में गूंजती हुई याद आती है, जो उसे उसका वक्त बर्बाद करना बंद करने और बस डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के लिए कह रही थी। उसके शब्द अभी भी चाकू की तरह चुभते हैं, कहते हुए कि वो वैसे भी ज़्यादा दिन नहीं जिएगा। उनकी शादी को न सिर्फ 10 साल से ज़्यादा हो चुके थे, वो उससे प्यार करता था और उन्होंने एक साथ जिंदगी बनाई थी, लेकिन अब वो सिर्फ धोखा और खालीपन महसूस कर सकता था। फिर वो कूद जाता है। अचानक सब बाहर हरकत देखते हैं और उनके चेहरे पीले पड़ जाते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि एक आदमी बिल्डिंग के ऊपर से गिर रहा है। उसी पल यांग रिएक्ट करता है और अपना हाथ खुली खिड़की से बाहर निकालता है। गिरते हुए आदमी की कलाई एक हाथ से पकड़ता है और ताकत से उसे ऊपर खींच लेता है। अपने दूसरे हाथ और कंधे का सहारा लेते हुए वो आदमी को सुरक्षित हॉस्पिटल के कमरे में वापस खींच लेता है। बाद में यांग उस आदमी को देखता है जिसे उसने अभी बचाया है और पूछता है कि उसने अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश क्यों की, जिस पर वो आदमी अपना दर्द बताता है कि वो एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है और मानता है कि वो जल्द ही मर जाएगा। इसके अलावा वो कन्फेस करता है कि उसकी बीवी बेवफा निकली, एक दूसरे आदमी को उसके पास लाई और 10 साल से ज़्यादा की शादी के बाद उसे डिवोर्स पेपर्स साइन करने पर मजबूर किया। यांग उसके सर पर धीरे से थपकी देता है और उसे बताता है जो प्रिंसिपल ने एक बार कहा था कि जब किसी कड़वी और दर्दनाक चीज़ का सामना करना पड़े तो कभी कभी उससे डील करने का तरीका ढूंढने से पहले रोना पड़ता है। ये शब्द सुनकर वो आदमी पूरी तरह टूट जाता है और यांग के पैर से लिपट जाता है। तभी नर्सेज और डॉक्टर्स कमरे में घुस आते हैं और वो हैरानी से चिल्लाते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि क्या हुआ है। जो पेशेंट कूदा था वो बच गया है और ये सीन सबको हैरान कर देता है। डॉक्टर यांग के कारनामे से हैरान है। फिर जांघा बताता है कि यांग का हाथ बुरी तरह जख्मी लग रहा है, लेकिन यांग नीचे देखता है तभी उसे बहते हुए खून का एहसास होता है और ये टूटा हुआ है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं कि वो अभी भी इतनी शांति से कैसे खड़ा है। यांग इसे टाल देता है, कहते हुए कि ये कुछ नहीं है, और वादा करता है कि वो इसे बाद में ठीक कर लेगा, जैसे इस तरह का। दर्द उसके लिए नॉर्मल है। जैन हाओ और यांग शुतियान एक दूसरे को देखते हैं, उसे एक्साइटमेंट से अपना बिग बॉस कहते हैं, उसकी ताकत पर खुश होते हुए।
क्लास 12 A2 के ग्रुप चैट में मैसेजेस तेज़ी से आते हैं और हर कोई इस बारे में बात कर रहा है कि कैसे योंगयांग स्कूल का सबसे मजबूत फाइटर है, कोई जिसे एडमायर किया जाए और जिसके आगे झुका भी जाए। टैंग जाए, जो कभी सबसे बड़ा ट्रबल मेकर था, अपना घमंड कम करता है और अपनी गलतियां मानता है और घबराते हुए पूछता है कि क्या वो यांग का जूनियर बन सकता है। हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए यांग जोर देकर कहता है कि दर्द सिर्फ उसके दिमाग को तेज करता है और वो इस जगह और अपने आसपास के लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता है। ये सुनने के बाद नर्स अपने आप से फुसफुसाती है कि इतनी मुश्किलों के बाद वो जरूर अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है। जैसे ही स्टाफ उसे बेहोश करने की तैयारी करता है, यांग बोलने की कोशिश करता है, कहता है कि उसने नहीं। तभी नर्स कहती है कि उसने पहले ही एनेस्थीसिया इंजेक्ट कर दिया है। वो बेहोश होने से पहले मुश्किल से इतना ही कह पाता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। सीन अचानक बदलता है और एक रिपोर्ट जैसी आवाज अनाउंस करती है कि उसके मिशन की प्रोग्रेस एनालाइज की जा चुकी है, उसके प्रति दुश्मनी कम हो गई है, जबकि दूसरों से प्रशंसा और सम्मान जरूरी लेवल से ऊपर उठ गया है और मिशन को कंप्लीट कंफर्म किया जाता है। डिस्क्रिप्शन साफ है कि इल्यूजनरी वर्ल्ड में काम चिंचू बियान आर्ट के फाउंडर के वंशज की रक्षा और सपोर्ट करना था, ये सुनिश्चित करना कि यांग को अब और बुलिंग का सामना ना करना पड़े। साथ ही स्टेटस को हाईएस्ट एवैल्यूएशन एक एस रैंक के साथ सक्सेसफुल मार्क किया गया है। उसके रिवॉर्ड्स लिस्टेड हैं और वो है मास्टरी ऑफ द चीनू ब्यान आर्ट, एक टॉप क्लास टेक्निक, साथ ही चीजैंग ट्रेनिंग रिसोर्सेज। मिशन पूरा होने के साथ सिस्टम डिक्लेयर करता है कि उसके असली दुनिया में जमा हुआ वक्त का बहाव फिर से शुरू हो जाएगा। काउंटडाउन शुरू होता है, 3, 2, 1 और उसके आसपास सब कुछ खुल जाता है जब वो रियलिटी में वापस आता है। डिंगशॉन मेंटल हॉस्पिटल के अंदर फैन रूम 6 में जैंग के साथ बैठा है और आगे बताता है कि उसके दिमाग के अंदर की अजीब आवाज़ उसे बताती है कि वो एक इल्यूजन वर्ल्ड में फंसा था, एक पागल की तरह जीने पर मजबूर था, पहनकर औरतों के पजामा। जांग विश्वास न करते हुए सुनता है, इसे परेशान करने वाला और अजीब मानते हुए। इस बीच सीन यांग पर शिफ्ट होता है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और दर्द एक साथ उसके पूरे जिस्म में फैल जाता है। इसके अलावा यांग रो रहा है और कमरे में आवाज़ गूंजती है। उसकी माँ उसे पुकारती है, उसे करीब पकड़े हुए। यांग का जिस्म ना बर्दाश्त होने वाले दर्द से कांप रहा है, जबकि उसकी माँ उसे शांत करने की बेचैनी से कोशिश करती है। आगे बढ़ते हुए यांग स्कूल के एंट्रेंस पर खड़ा है, घबराते हुए इंतजार कर रहा है और अपनी माँ को ढूंढ रहा है। वो गाड़ी पार्क करने गई हैं, लेकिन मिनट खत्म नहीं हो रहे और वो अकेले अंदर नहीं जाना चाहता। इसके अलावा वो चुपके से दुआ करता है कि वो जल्दी वापस आ जाए। एक गहरी सांस लेकर वो आखिरकार कैंपस में चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसता है, यांग शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके क्लासमेट्स, यहाँ तक कि वो भी जो उसे चिढ़ाते या बुली करते थे, सब वहाँ हैं, लाइन में खड़े उसे देख रहे हैं। स्कूल रिपोर्टर की एक आवाज़ यार्ड में गूंजती है और वो क्लास 12 A2 के यांग के बारे में एक स्पेशल स्टोरी अनाउंस कर रहे हैं, उसे वो स्टूडेंट कहते हुए जो हिम्मत से खड़ा हुआ है। गैंग्स के सामने बिना हिचकिचाए वो उसके बारे में एक मॉडल स्टूडेंट की तरह बात करते हैं, कोई जिसे दूसरों को एडमायर करना चाहिए। अचानक मिले अटेंशन से यांग का चेहरा पीला पड़ जाता है। स्टूडेंट्स पास आते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और उसका नाम लेकर चिल्लाते हैं। लड़की तो प्रशंसा भी कन्फेस करती है, कहते हुए कि वो कितना बहादुर है और वो उसके मुकाबले में कितनी नाकाबिल महसूस करती है। म्यान शहर में स्पेशल फोर्स के हेडक्वार्टर्स में एक टेंस मीटिंग होती है। लियो ही शॉक में खड़ा है जब वो खबर सुनता है कि कर्स्ड क्रिएशंस में बढ़ती हुई इंटेलिजेंस के साइन दिख रहे हैं, जिस पर वो सोचता है कि क्या ये सच हो सकता है। लिंटिंग बेचैन हो जाता है और सोचता है कि अगर ये जीव सच में ज्यादा स्मार्ट हो गए तो इंसानियत के पास बचने का कोई चांस नहीं होगा। इसके अलावा वो हैरान होता है कि वो यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं, अपने आखिरी पलों की तैयारी करने के बजाय। शिनसुंग सोचता है कि अगर कर्स्ड क्रिएशंस की इंटेलिजेंस सच में बढ़ती रही तो फ्यूचर कैसा होगा। उसी पल लीडर मामले को साफ करता है और आगे बताता है कि पॉसिबिलिटीज इमेजिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिसर्च टीम ने पहले ही इस बात को कंफर्म कर दिया है। इसके अलावा वो खतरे पर गौर करता है, ये कहते हुए कि अगर बराबर लेवल के कर्स्ड क्रिएशंस ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए तो फाइटर्स को उन्हें हराने में मुश्किल होगी। ये सोचकर सबको एहसास होता है कि अगर खतरा बढ़ता रहा तो पूरा शहर खतरे में पड़ जाएगा और फोर्स मेंबर्स पहले से ही अलर्ट पर हैं। फिर भी कई लोग सोचने लगते हैं कि क्या लोअर लेवल के फाइटर्स ऐसे क्राइसिस को संभाल भी पाएंगे।
लिंटिंग उम्मीद खो देता है और सोचता है कि वो या तो थकान से मर जाएंगे या क्रिएशंस द्वारा मारे जाएंगे। साथ ही वो सुझाव देता है कि शायद अब वो बस अपने घरों में लौटकर सबसे बुरे के लिए तैयारी कर सकते हैं। इस निराशा के बावजूद म्यान हाई सिटी स्पेशल फोर्स का लीडर, जिसे साइक्लॉप्स के नाम से जाना जाता है, आगे बढ़ता है और लिन टाओ से गुस्से में कहता है कि शहर का सबसे मजबूत फाइटर होने के नाते उसका मानना है कि अब जिंदा रहना इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या और मजबूत योद्धा इस चुनौती का सामना करने के लिए आगे आएंगे। सब प्रेसिडेंट के लिए बर्थडे सॉन्ग आते हैं। साथ ही मास्टर खुश महसूस करता है, बताते हुए कि वो इस बार अपना बर्थडे मनाकर कितना खुश है। लोग खुशी से कहते हैं कि ये पल शानदार है और प्रेसिडेंट को सबसे बेहतर बताकर उसकी तारीफ करते हैं। इसके अलावा वो उसे एक विश मांगने के लिए कहते हैं, जिस पर वो सिर्फ एक शांतिपूर्ण दिन की उम्मीद करता है। अचानक खबर आती है कि रूम ट्रिप 6 के पेशेंट्स हंगामा कर रहे हैं और दूसरों को भी प्रभावित कर रहे हैं, जिस पर प्रेसिडेंट एक ममनू तरीका इस्तेमाल करने के ख्याल से जूझता है, लेकिन खुद को याद दिलाता है कि एक प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कर सकता। लिन, फेन, जेन और दूसरे लोग कागज उठाते हैं, जिन पर ऐसी ड्राइंग्स बनी होती हैं जो एक सॉसेज में 2 अंडों जैसी लगती हैं। कोई सोचता है कि क्या छोटा सर्कल बतेर का अंडा है, वैसी ही शेप्स को नोटिस करते हुए लिन और जांग इन चॉइसेस को मना कर देते हैं, कहते हुए कि उन्हें ये नहीं चाहिए। इसके बजाय वो जोश से एक दूसरे ऑप्शन की तरफ इशारा करते हैं। भीड़ राहत महसूस करती है जब प्रेसिडेंट आखिरकार पहुंच जाता है और लिन और जांग फौरन उस चीज़ पर जोर देते हैं जो उन्हें चाहिए। प्रेसिडेंट पहले मना कर देता है, कहते हुए कि वो उन्हें ये नहीं दे सकता, लेकिन वो दृढ़ता से मांगते रहते हैं। आखिर में वो हार मान जाता है और वेयरहाउस को चीज़ें लाने का ऑर्डर देता है। लोग हैरान होते हैं कि वो आखिर मांग क्या रहे हैं, जब तक ये पता नहीं चलता कि ये भारी इक्विपमेंट है, जिसमें डंबल्स, 50 किलोग्राम और एक बड़ा ट्रेनिंग बैग शामिल है। लिन और जैंग उन्हें एक्साइटमेंट से लेते हैं और फौरन अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। रूटीन खत्म करने के बाद जैंग अनाउंस करता है कि फैन अब एक क्वालिफाइड फाइटर है, जिस पर लिन अपने सीनियर का दिल से शुक्रिया अदा करता है। हर दिशा से येलो जैकेट वाला आदमी अपने कमांड के तहत नेचुरल फोर्सेस को इकट्ठा करता है और एक धमाका करता है। एक लेवल 2 कर्स्ड क्रिएशन डेविल डॉग गुस्से से बाहर निकलता है। उसके बाद शैंगिंग जल्दी से एक फर्स्ट ग्रेड पिल निकालती है और अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल करके जख्मी आदमी को ब्लू जैकेट में ठीक करती है और नई ताकत के साथ वो अपनी तलवार की टेक्निक का इस्तेमाल करता है। स्वर्ग से नरक और यिन से यांग में बदलते हुए डेविल डॉग के सीने पर जोर से हमला करता है। जीव दर्द से गुर्राता है, लेकिन लड़ाई जारी रहती है जब वो आदमी हमले को रोकने के लिए अपनी गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट करता है। उसकी कोशिश के बावजूद खतरा बढ़ जाता है जब डेविल डॉग अचानक मुड़ता है और शैंगिंग की तरफ बढ़ता है, जिससे येलो जैकेट वाला आदमी चिल्ला उठता है। शैंगिंग जमीन पर गिर जाती है और उसके मुंह से खून भी निकलता है। दरअसल ये साफ हो जाता है कि उस जीव का पहला निशाना हीलर है। खतरे को देखते हुए येलो जैकेट वाले आदमी को एहसास होता है कि ये जानवर कितना सख्त है और शैंगी यू को वहां से ले जाने के लिए कहता है। वो तेजी से एनर्जी इकट्ठा करता है और उसे बचाव के लिए बिजली के चार्म्स में बदल देता है। इस बीच ब्लू जैकेट वाला आदमी येलो जैकेट वाले फाइटर को बचाने के लिए हमला अपने ऊपर ले लेता है और दूसरों से कहता है कि वो जब तक हो सके भाग जाएं। जल्दी में येलो जैकेट वाला आदमी शैंगिंग की तरफ मुड़ता है, पूछता है कि क्या वो हिल सकती है और उसे जल्दी उठने की मिन्नत करता है, वादा करते हुए कि वो मॉन्स्टर को इतनी देर तक रोक कर रखेगा कि वो भाग सके। येलो जैकेट वाला आदमी अपनी तलवार से डेविल डॉग पर हमला करता है। उसी समय शैनिंग एक सेकंड ग्रेड पिल लेती है और अपनी ताकत वापस लाना शुरू करती है, अपनी हीलिंग पावर पर फोकस करते हुए। लड़ाई तेज हो जाती है जब येलो जैकेट वाला फाइटर जानवर के पंजों के जबरदस्त वजन के नीचे स्ट्रगल करता है, डेस्पिरेशन में शैनयिंग को पुकारते हुए। वो अपनी सारी ताकत इकट्ठा करता है और अपने पूर्वजों से मिली एक पुरानी शक्ति का इस्तेमाल करता है। एक ऐसा हमला करता है जिसका मकसद राक्षसों को नष्ट करना था। एक जोर का धमाका होता है और डेविल डॉग दर्द से दहाड़ता है, उस ताकत से लड़खड़ा जाता है। जेन गार्डन में लेटा हुआ है, जमीन को घूर रहा है और आसपास घूम रही चींटियों को गिन रहा है। अचानक एक सिस्टम मेन कैरेक्टर को मॉर्टल लेवल पर की ट्रेनिंग टेक्निक हासिल करने के लिए बधाई देता है। एक ऐसा तरीका जो आसमान और धरती से एनर्जी खींचकर शरीर को मजबूत बनाता है। फैन को पुकारते हुए जेन एक चींटी को नोटिस करता है और सोचता है कि क्या वो रोती हुई लग रही है। उसके बाद वो फैन को फिर से देखता है और पूछता है कि क्या उसके साथ कुछ गड़बड़ है। मैं फिगर को एक वार्निंग दिखती है
जो बताती है कि ची ट्रेनिंग टेक्निक एक प्राचीन और बहुत शक्तिशाली स्किल है। साथ ही ये होस्ट की मौजूदा लिमिट से परे है और शरीर के फटने का खतरा है। इसके अलावा जैसे ही जैंग सुई से फैन के सर को छूता है, खून निकलने लगता है। जैंग उसे आराम देने के लिए जल्दी से गैलेक्सी ट्रांजिशन एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल करता है। हमारा हीरो दर्द से चिल्लाता है और उस ताकत से जैंग पीछे ज़मीन पर गिर जाता है। चींटियों को फिर से देखते हुए जैंग इस तबाही पर अफसोस करता है, उन पर तरस खाते हुए, जैसे वो सिचुएशन पर तरस खा रहा हो। सिस्टम फिर अनाउंस करता है कि फैन के शरीर ने एब्सोल्यूट विजन को जगा लिया है, जो फटने के खतरे को खत्म कर देता है, जिस पर प्रोटैगनिस्ट हैरान रह जाता है, सोचते हुए कि ऐसी दुर्लभ क्षमता अचानक कैसे आ गई। बाद में फैन जैंग को बुलाता है, बताते हुए कि वो अपने दिमाग में अजीब आवाज़ को फॉलो करते हुए ट्रेनिंग कर रहा था और ये प्रोसेस दर्दनाक और बेचैन करने वाला था। फिर भी उसे राहत है कि जैंग ने इसमें उसकी मदद की। उसके बाद जैंग उसे चेक करता है, उसकी हालत के बारे में पूछता है और बताता है कि उसका गैलेक्सी ट्रांजिशन एक्यूपंक्चर यकीनन सबसे बेहतरीन टेक्निक है, जिस पर हमारा बंदा मुस्कुराते हुए सर हिलाता है, ये मानते हुए कि ये सच में है। थोड़ी देर बाद फैन का पेट जोर से गुड़गुड़ाता है और वो मानता है कि वो बेहद भूखा है, जिस पर जैंग उसे एक चींटी देता है, बताते हुए कि इसे माची श्यादू कहते हैं, एक तरह का कीड़ा जो प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर होता है, जिसे इसे खाना सुरक्षित है। साथ ही वो मेन कैरेक्टर को यकीन दिलाता है कि इसका स्वाद क्रैब वर्मिसली जैसा है। जैन एक खुद ट्राई करता है, उसे थोड़ा खट्टा पता है, लेकिन फिर भी खाने लायक। और हमारा लड़का उसे अजीब तरह से देखता है, उसके रिएक्शन से हैरान होकर। लंच का टाइम हो गया है और सबको डाइनिंग रूम में बुलाया जाता है, जहां जांग फैन को साथ खींच कर ले जाता है, इस बात से खुश कि अब वो चींटियों के बजाय असली खाना जैसे क्रैब वर्मिसेली खा सकते हैं। जल्द ही दूसरे लोग शिकायत करते हैं कि सारा खाना फैन पहले ही खा चुका है, जिस पर जांग कहता है कि हमारा बंदा शायद उल्टी कर देगा और वैसे भी वापस दे देगा, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। एक नर्स देखती है कि क्या हुआ और प्रेसिडेंट वोंग को रिपोर्ट करती है कि पेशेंट नंबर 1 रूम ट्रिप 6 से खाना बंद कर दे, इससे पहले कि उसके पेट में दर्द हो। डॉक्टर अंदर आता है और सोचता है कि क्या मेन कैरेक्टर को ईटिंग डिसऑर्डर है, कहते हुए कि और डिटेल्स की ज़रूरत है। हमारा लड़का जोर देता रहता है कि वो अभी भी भूखा है और खाना चाहता है, लेकिन डॉक्टर वोंग को शक है कि ये ईटिंग से जुड़ा कोई डिसऑर्डर हो सकता है। उसी पल एक सिस्टम मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि लिन ने मॉर्टल लेवल पर की ट्रेनिंग टेक्निक हासिल कर ली है और ये स्किल उसके शरीर को आसमान और धरती से शक्ति अब्सॉर्ब करने देती है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है। अब से उसे हमेशा भूख लगेगी और बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खाना होगा। उसकी जैकेट पर शब्दों में लिखा था, द स्पेशल स्क्वाड इन्वेस्टिगेशन टीम। इन्वेस्टिगेशन टीम गुफा में दाखिल होती है और ज़मीन पर पड़ी एक लाश देखती है। मामला मायन हाई सिटी के लीडर, जिसे साइक्लॉप के नाम से जाना जाता है, की निगरानी में आता है, जिसकी टीम सीन को ध्यान से जांचती है और उसकी मौजूदगी टीम को और अलर्ट कर देती है। लीडर को एक रिपोर्ट मिलती है जो कंफर्म करती है कि शिकार 4 टॉप स्टूडेंट्स थे जो हाल ही में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हुए थे। 4 के मुकाबले 1 की लड़ाई होने के बावजूद सब मारे गए, जिससे ये अफवाहें सच साबित हो गईं कि कर्स्ड क्रिएशंस ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हैं। एक सिम्युलेशन से पता चलता है कि लेवल 2 डेविल डॉग ने पहले सपोर्टर को निशाना बनाया, टीम की फॉर्मेशन तोड़ दी और जीत सुनिश्चित की। लीडर बताता है कि एक ही लेवल के फाइटर्स भी ऐसे जीव के खिलाफ स्ट्रगल करेंगे। जब उसके लोकेशन के बारे में पूछा गया तो वो मानता है कि वो शायद सीवेज सिस्टम के जरिए भाग गया, अपनी गंध छुपाने के लिए बदबू का इस्तेमाल करते हुए। हालांकि वो जख्मी था। क्योंकि साइट उनके कैंप के पास है, वो ज़्यादा सतर्कता का आदेश देता है और उस जानवर के लिए वार्निंग लेवल बढ़ा देता है। वो अपने आदमियों को शिकार के परिवारों को सूचित करने का भी निर्देश देता है, जिससे वो अपने बच्चों को घर ले जा सकें। स्टूडेंट्स की बहादुरी को मानते हुए, लेकिन दुख से बचाने के लिए उनकी लापरवाही को नज़रअंदाज करते हुए। 2 घंटे बाद मेडिकल वार्ड में हंगामा हो जाता है जब एक डॉक्टर चेतावनी देता है कि एक पेशेंट, हमारा बंदा, अजीब खाना खा रहा है और आगे की जांच की मांग करता है। जांग एक वफादार दोस्त होने का नाटक करते हुए खुद को मारकर सबका ध्यान भटकाता है, जिससे वो बिना देखे खाना खत्म कर लेता है और अपना सीक्रेट मिशन पूरा कर लेता है। बाद में हमारे हीरो की बेकाबू भूख उसे किचन में ले जाती है, जहां डरे हुए बावर्ची उसे रूम ट्रिप 6 का पेशेंट पहचानकर चिल्लाते हैं। प्रेसिडेंट बावर्चियों को उनके शौक के लिए सैलरी बढ़ाकर मुआवजा देता है और डॉक्टर वोंग से फैन के टेस्ट रिजल्ट्स पर अपडेट्स मांगता है।
इस बीच दूर कहीं जख्मी डेविल डॉग एक सुनसान जगह पर छिपा है। आसपास कोई फाइटर महसूस नहीं कर रहा। वो शांत लेटा रहता है, ठीक होने और अपनी ताकत वापस पाने का इंतजार करते हुए। डेविल डॉग जख्मी है और एक पिल्ले में बदलने का फैसला करता है, क्योंकि उसके साथ ही कर्स्ड जानवर ने उसे बताया था कि इंसान इन छोटे पिल्लों से प्यार करते हैं और उन्हें जख्मी देखकर शायद उनका दिल पिघल जाएगा, जिससे वो उसका ख्याल रखेंगे। दूसरी तरफ जंग की घड़ी फिर से टूट गई है, क्योंकि उसकी घड़ी 29 फरवरी बता रही है, लेकिन उसकी नर्स ने पहले उसे बताया था कि आज 2 मार्च है। वो इसे ठीक करवाना चाहता है, लेकिन उन दोनों में से किसी के पास पैसे नहीं है। जैन किडनैपिंग का एक मास्टर प्लान बनाता है, क्योंकि इससे बहुत सारा पैसा मिलता है। वो अपने ही सबसे अच्छे दोस्त फैन को किडनैप करने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसकी घड़ी की मरम्मत के लिए पैसे देगी। लेकिन फैन की तो कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं। पर जैंग जोर देकर कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड न्यूज़ रिपोर्टर है, जिससे ये वहम और बढ़ जाता है कि रिपोर्टर उसके हिसाब से फैन की बीवी है। जनांग अब सिचुएशन पर गौर करता है कि ये अजीब लगेगा, बीवी से पैसे लेना। अचानक वो दोनों एक पिल्ले की आवाज़ सुनते हैं जो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। जैंग नोटिस करता है कि पिल्ला जख्मी है। इस बीच पिल्ले ने खिड़की तक पहुंचने के लिए अपना शरीर खींचा है। वो पिल्ले को अंदर आने देते हैं और जंग को यकीन है कि वो उसे ठीक कर सकता है, क्योंकि वो एक्यूपंक्चर जानता है। कुत्ता लालच से एक्साइटेड है, क्योंकि उसे लगता है कि वो ठीक होने के बाद उन दोनों को खा सकता है। खैर, उसे एक पागल आदमी से एक्यूपंक्चर नहीं करवाना चाहिए था। कुत्ता बेचैन है और फिर भी जंग सोचता है कि कुछ और सुइयां उसके लिए अच्छी रहेंगी। इस बीच उसके शरीर को लगता है जैसे वो फट जाएगा। तब फैन का पेट भूख से गुड़गुड़ाता है और एक सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आता है। उसे एक जबरदस्त एनर्जी वाला जीव मिला है जो 3 दिन के लिए उसकी भूख मिटा सकता है, और टारगेट ठीक उसके सामने है, कुत्ता। वो कुत्ते को अपने दोस्त के साथ क्यूट अग्रेशन से देखता है और कुत्ता डर जाता है, सोचते हुए कि क्या वो सच में इंसान भी हैं। कुत्ता उन साइकोस को उसे खाना चाहते देखकर दहशत में आ जाता है। जंग ये उम्मीद खोते हुए कि उसका एक्यूपंक्चर काम करेगा, सुइयां बाहर निकाल लेता है। लिन फैन सुझाव देता है कि क्योंकि कुत्ता वैसे भी मरने वाला है, वो उसके मरने का इंतजार करके उसे खा सकते हैं। कर्स्ड डॉग को नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी मरने वाला है। हमारे साइकोस कुत्ते को सहलाना शुरू कर देते हैं, सोचते हुए कि ये उसके आखिरी पल है। कुत्ता गुस्सा हो जाता है, इंसानों को बेसब्री से उसकी मौत का इंतजार करते देखकर। जिन चिंता करता है कि कुत्ता मर नहीं रहा है, लेकिन लिनफैन उसे यकीन दिलाता है कि वो जल्द ही खून बहने से मर जाएगा। दोनों साइको सब्र से कुत्ते की मौत का इंतजार करते हैं। जिन अपने दोस्त से कुत्ते की रान मांगता है और जब वो मान जाता है तो एक्साइटेड हो जाता है। कर्स्ड जानवर अब खुद को रोककर थक चुका है, अचानक अपने असली रूप में वापस आ जाता है। कुत्ते को बुरा लगता है कि इंसान चाहते हैं जॉन को क्यूट कहने के बाद उसे खाना। जॉन को जानवर के बदलने के बाद और भी ज्यादा एक्साइटेड देखकर कुत्ता और भी गुस्सा हो जाता है। वो जेन को खाने के लिए अपना जबड़ा खोलता है, लेकिन फिर हमारा हीरो आगे बढ़ता है और कुत्ते को उसके नुकीले दांतों से पकड़कर नीचे फेंक देता है। कुत्ता खुद को नीचे गिरा देखकर शॉक हो जाता है। वो लिनफान को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। इंसान का हाथ बहुत मजबूत होता है। कुत्ता अपने दांतों को एक इंसान को ना काट पाने पर शॉक हो जाता है। जंग आगे बढ़ता है, कर्स्ड जानवर को सहलाना चाहता है। जैसे ही जंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है, कुत्ता और भी गुस्सा और खूंखार हो जाता है। वो जांग को काटने की कोशिश करता है, लेकिन लिनफॉन कुत्ते को थप्पड़ मारता है, उसके नुकीले दांत निकाल देता है। वो कुत्ते से कहता है कि अपने दोस्त के प्रति आज्ञाकारी रहो। जान कुत्ते को गले लगाता है, जबकि वो जख्मी पड़ा होता है। कुत्ता फाइटर की ताकत के बारे में सोचता रह जाता है। कर्स्ड जानवर फाइटर के लेवल के बारे में सोचने लगता है और लिनफान की ताकत से वो जानता है कि ये लेवल 4 से कहीं ज्यादा है। जान कुत्ते के मुलायम फुर को पसंद करते हुए अपने दोस्त से कहता है कि वो उसे अपनी दुम हिलाते हुए देखना चाहता है। कुत्ता इंसानों के सामने अपनी दुम हिलाने में बहुत गर्व महसूस करता है, लेकिन लिनफैन की मार से बचने के लिए वो उसे हिलाने लगता है। हालांकि जंग अभी भी संतुष्ट नहीं है और चाहता है कि कुत्ता दुम को घुमाए। कुत्ते को अपने अधिकारों का उल्लंघन महसूस होता है, लेकिन लिनफैन की थोड़ी सी ताकत और सहलाने से कर्स्ड जानवर मान जाता है और अपनी दुम को घुमाने लगता है। कर्स्ड कुत्ते को अपनी दुम घुमाते देखकर जॉन्ग खुश हो जाता है। उसे लगता है कि ये किस्मत की बात है कि कुत्ता बड़ा हो गया ताकि उनके लिए काफी मांस हो सके।
लिनन अपने खाने के बारे में सोचते हुए लाल टपकाने लगता है, लेकिन जोंग सोचता है कि वो इसे कैसे पकाएंगे। वो अपनी पसंदीदा डिशेस शेयर करते हैं, लेकिन हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक आवाज़ आती है जो उसे बताती है कि जानवर प्लम वाइन के साथ बेहतर लगेगा। हालांकि एक और समस्या ये है कि उनके पास मांस पकाने के लिए आग नहीं है। कुत्ता राहत की सांस लेता है, सोचते हुए कि उसकी जान बच जाएगी, लेकिन फिर लिनफान पूछता है कि क्या वो बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओल्ड मैन जांग जल्दी से हाँ कहता है और अपने दोस्त से कहता है कि वो अपनी बिजली की ट्रेनिंग के दौरान बहुत अच्छा महक रहा था। इंसानों को बिजली और कुत्ता पकाने के बारे में बात करते देखकर कर्स्ट जानवर सोचने लगता है कि वो किस तरह की साइको दुनिया में आ गया है। कुत्ता चिल्लाने लगता है जब लिनफान उसे उठाता है। बिजली हमारे हीरो और कर्स्ट जानवर के जिस्म से गुजरती है। जेन अपने खाने को पकते हुए देखकर एक्साइटेड हो जाता है। दूसरे पेशेंट्स लिनफान की खिड़की से आती हुई तेज रोशनी देखते हैं और सोचते हैं कि वो पार्टी कर रहे हैं। बिजली कुत्ते के जिस्म में फैल जाती है और हमारे साइकोस को मांस के भुनने की महक आने लगती है। कुत्ता अपने कैदियों को कोसता है, लेकिन धीरे धीरे जान गंवा देता है और स्वर्ग चला जाता है। कुत्ते के पूरी तरह पक जाने के बाद लिनफान और जांग चेक करते हैं कि मांस ठीक से पका है या नहीं। वो उसकी खाल उतार देते हैं और उसकी महक से लार टपकाने लगते हैं। जबकि वो अपने लजीज डिनर का मजा ले रहे होते हैं, नर्स लू जांग उनके फ्लोर पर बिजली की खराबी चेक करने आती है। वो उस कमरे में जाता है जिसे उसके सहयोगियों ने चेक करने के लिए कहा था, सोचते हुए कि क्या ये खास है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, रोशनी हमारे साइकोस पर पड़ती है जो जानवर का सर पकड़े हुए हैं। लू जांग डर जाता है और पसीना आने लगता है। वो जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देता है और मदद के लिए चिल्लाते हुए भाग जाता है। बाद में नर्स प्रेसिडेंट से शिकायत करता है, अभी भी डरा हुआ और पसीने से तर। प्रेसिडेंट ब्रेकर को ठीक देखता है और फिर साइकोस उसे ग्रीट करते हैं। वो अपनी पेशेंट्स की तरफ मुड़ता है और हैरानी से फर्श पर एक कुत्ते की फर की चटाई पड़ी हुई पाता है। हैरान फर का एक टुकड़ा उठाता है और उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। वो कर्स जानवर की एनर्जी का लेवल नोटिस करता है। वो पेशेंट से पूछता है कि उन्होंने क्या किया, लेकिन हमारे साइकोस दावा करते हैं कि वो उस पूरे समय सो रहे थे। नर्स शिकायत करता है कि उसे यकीन था कि उसने उन्हें एक सर खाते हुए देखा था। प्रेसिडेंट गुस्सा हो जाता है और लिनफान से पूछता है कि वो ब्लैंकेट के नीचे क्या छिपा रहा है। लिनफान ब्लैंकेट हटा देता है और सबको अपनी चमकती हुई छाती से शॉक कर देता है। हालांकि रोशनी सिर्फ एक टॉर्च की थी। वो उसे प्रेसिडेंट को दे देता है और जब हायान फर के बारे में पूछता है तो वो दोनों जवाब देने से मना कर देते हैं और सोने चले जाते हैं। प्रेसिडेंट फ्रस्ट्रेशन में आहें भरता है, महसूस करते हुए कि हॉस्पिटल ने उसे बहुत थका दिया है। जब वो लाइट्स बंद करके चला जाता है, हमारे साइकोस वापस उठ जाते हैं और हमारा हीरो अपने दोस्त से पूछता है कि प्रेसिडेंट को हमेशा कैसे पता चल जाता है जब वो अपना सामान छिपाता है। लेकिन जनांग की सुइयां नहीं। बूढ़ा आदमी जांग अपने बाल फ्लेक्स करता है और अपने दोस्त से कहता है कि वो वहां सुइयां छिपाता है, जिससे लिनफान भी अपने बाल बढ़ाने के बारे में सोचने लगता है। सिस्टम हमारे प्रोटैगनिस्ट को लेवल 2 के कर्स्ट जानवर को खाने और उसके स्टैट्स को 20 पॉइंट से बढ़ाने के लिए बधाई देता है। इस बीच साइक्लॉप्स शहर की स्काईलाइन को देखता है। कर्स्ट जानवर पर गुस्सा है कि उसने इतने सारे इंसानों को चोट पहुंचाई। उसे अचानक हियान से कॉल आता है जो उसे उन पेशेंट्स के बारे में बताता है जिन्होंने उस जानवर को मार दिया है जिसका वो पीछा कर रहा था। साइक्लॉप्स प्रेसिडेंट पर विश्वास करने से मना कर देता है, सोचते हुए कि वो सिर्फ कहानियां बना रहा है। लेकिन प्रेसिडेंट उसे आने के लिए कहता है और कॉल काट देता है। तो साइक्लॉप्स खिड़की खोलता है और बूढ़े आदमी हाँ से मिलने के लिए कूद जाता है। इस बीच लुयन अपने दावे को सपोर्ट करने के लिए खोपड़ी की तलाश में हॉस्पिटल में चुपके से घूमता है। वो कोने में मुड़ता है और खोपड़ी को पड़ा हुआ देखता है। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये इतनी बड़ी होगी। कुछ अचानक उसका ध्यान भटका देता है। वो मुड़ता है और वापस खोपड़ी को देखता है और पाता है कि वो थोड़ा सा हिली है। लुजिन कांपने लगता है, लेकिन फिर अचानक उसे कुछ लगता है और वो बेहोश हो जाता है। प्रेसिडेंट सीसीटीवी में मिले कर्स्ट जानवर की मूवमेंट को ट्रेस करता है और एक गड्ढे तक पहुंचता है। कर्स्ट कुत्ते की खोपड़ी पीछे से उसका पीछा करती है। जैसे ही वो मुड़ता है, वो साइक्लॉप्स को खोपड़ी पकड़े हुए देखता है। साइक्लॉप्स हैरान से पूछता है कि लेवल 2 का जानवर कैसे मर सकता है, लेकिन उसके शब्दों पर विश्वास नहीं करता। वो ये विश्वास करने से मना कर देता है कि 2 आम लोग एक कर्स्ट जानवर को हरा सकते हैं। हालांकि प्रेसिडेंट उसे यकीन दिलाता है कि साइकोस कोई आम लोग नहीं है और उसे एक फाइल दे देता है। साइक्लॉप्स डायरी पढ़ता है और ये जानकर शॉक हो जाता है कि हमारे प्रोटैगनिस्ट ने खुद को मारने की कोशिश की है, लेकिन कभी सफल नहीं हुआ और उल्टा मजबूत हो गया। अब उसे विश्वास हो जाता है कि साइकोस ने कर्स्ट जानवर को मारा है,
लेकिन हैरान है कि कैसे। प्रेसिडेंट उसे बताता है कि उसे नहीं पता, और साइक्लॉप्स का शौक और भी बढ़ जाता है जब उसे पता चलता है कि साइकोज ने कर्स्ड जानवर को खा लिया। अब 2 पेशेंट्स की प्रतिभा को समझते हुए साइक्लॉप्स उन्हें देखना चाहता है। अगली सुबह हमारे साइकोज एक स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट शुरू करते हैं। हालांकि थोड़ी देर आसमान को देखने के बाद जांग की आंखें थक जाती हैं और वो अपने दोस्त से पलक झपकने के लिए कहता है। तो लिनफान अपने दोस्त को जीतने देने के लिए पलक झपकता है और जांग एक्साइटमेंट में झूम उठता है। साइक्लॉप्स हमारे हीरो को सीधे सूरज को घूरते देखकर हैरान है, बिना उसकी आंखों को नुकसान पहुंचाए। अगर पेशेंट में कोई टैलेंट है तो साइक्लॉप्स प्रेसिडेंट से लिनफान को उसे दे देने के लिए कहता है और प्रेसिडेंट एक्साइटेड हो जाता है। साइक्लॉप्स प्रेसिडेंट को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मनाने की जरूरत नहीं होती। हायान कूद जाता है और जंग को लिनफान के साथ जितनी देर चाहे उतनी देर के लिए ऑफर करता है। हालांकि एक ही शर्त है कि वो साइक्लॉप्स को वापस नहीं कर सकता और हॉस्पिटल किसी भी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। साइक्लॉप्स सोचता है कि प्रेसिडेंट पेशेंट्स के चोट लगने के बारे में चिंतित है और उसे यकीन दिलाता है कि वो ठीक रहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर प्रेसिडेंट अपने स्टाफ के लिए चिंता करता है। साइक्लॉप्स आगे कहता है कि शहर में कर्स जानवर बढ़ रहे हैं और उसे और फाइटर्स की जरूरत है। उसे चिंता है कि जानवर इवॉल्व हो रहे हैं और इतने इंटेलिजेंट हो रहे हैं कि उन्होंने इंसानों के बीच पालतू जानवर बनकर छिपना शुरू कर दिया है। प्रेसिडेंट इंसानियत के बारे में चिंता करता है, लेकिन फाइटर उसे यकीन दिलाता है कि वो अपने शहर की रक्षा करेगा, चाहे कुछ भी हो। हालांकि एक फाइटर की पावर की भी एक सीमा होती है, इसीलिए साइक्लॉप्स को उनमें से और की जरूरत है। साइक्लॉप्स 2 साइकोस के पास जाता है और उनसे पूछता है कि वो एक लेवल 2 के कर्स्ड जानवर को कैसे मार और खा सकते हैं। हमारा हीरो और उसका दोस्त उसे बताते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया और कुत्ते ने खुद को मार लिया। साइक्लॉप्स अपनी मुट्ठी चार्ज करता है और लिनफैन को डराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। हमारा हीरो बिल्कुल नहीं हिलता। हालांकि वो सोचता है कि साइको सिर्फ लेवल 3 तक ही पहुंच सकता है। जेन अपने दोस्त से कहता है कि आदमी उसे ट्रेन करना चाहता है। वो दोनों शर्माने लगते हैं, लेकिन लिनफैन साइक्लॉप्स को रिजेक्ट कर देता है, कहते हुए कि वो उसके लिए आकर्षक नहीं है क्योंकि उसकी एक आंख नहीं है। जांग एक्साइटेडली खुद को पेश करता है और साइक्लॉप्स की आंख ठीक करने में मदद करने की पेशकश करता है ताकि वो लिनफैन को ट्रेन कर सके। साइक्लॉप्स सोचता है कि वो अपने सुसाइड अटेम्प्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जैंग उसे बताता है कि उसका दोस्त पहले से ही मजबूत है और उसे सिर्फ लेवल अप करने की ज़रूरत है, इसीलिए उन्हें उसकी आंख ठीक करनी होगी। लिनफैन अपने दोस्त की एक्यूपंक्चर टेक्निक की तारीफ करता है और साइक्लॉप्स को इसे लेने के लिए मनाने की कोशिश करता है। जेनांग फाइटर के आसपास चक्कर लगाने लगता है, उसे मनाने की कोशिश करते हुए। साइक्लॉप्स सोचता है कि कैसे टॉप डॉक्टर्स भी उसकी आंख ठीक नहीं कर पाए, लेकिन वो फिर भी इसे करने का फैसला करता है, सोचते हुए कि वो सुई से चोट खाने के लिए बहुत मजबूत है। कुछ सुइयां लगने के बाद साइक्लॉप्स को कुछ अजीब महसूस होने लगता है। जेनांग एक्साइटेडली और सुइयन लगाना जारी रखता है, हर टेक्निक का नाम लेते हुए। वो अपने सालों के रिसर्च की तारीफ करता है और उसका दोस्त उसके स्किल्स की पुष्टि करता है। साइक्लॉप्स को थोड़ा सुन महसूस होने लगता है, जो उसे पसंद आता है। उसने अपना सुरक्षा कवच एक्टिवेट नहीं किया, सोचते हुए कि ये सिर्फ एक मजाक है, लेकिन फिर उसे थोड़ा चुभने लगा। आखिरी सुई के बाद उसे महसूस होता है कि कुछ उसके दिमाग में घुस रहा है और अचानक बेहोश हो जाता है। लाइन फैन साइक्लॉप्स को गिरने से रोकता है। जंग इस बात से दुखी है कि उसकी नई टेक्निक काम नहीं आई और अपने नए मॉडिफिकेशंस को ट्राई करने के लिए उत्सुक है। वो अपने दोस्त से इसे ट्राई करने के लिए कहता है। लिनफान मान जाता है, लेकिन दूसरी कोशिश के बाद भी वो बेहोश हो जाता है, जिससे झांग सोचता रह जाता है कि समस्या क्या हो सकती है। झांग आसपास देखने लगता है कि किसी पर एक और एक्सपेरिमेंट किया जाए, और एक पल बाद वो भी अपने दिमाग में सुइयां घुसी हुई बेहोश हो जाता है। प्रेसिडेंट तीनों के पास जाता है और सोचता है कि झांग इतने सालों तक सुइयां कैसे छिपा सका। वो एक नेशनल लेवल के फाइटर को साइकोस द्वारा हराए जाने पर हैरान है। इस बीच हातियान हॉस्पिटल में एक कॉल आता है और स्टाफ स्पेशल रिंगटोन सुनकर डर जाता है। हाँ, हॉस्पिटल से कहता है कि 2 एम्बुलेंसेस भेजें क्योंकि उनके पास 3 जख्मी लोग हैं। एम्बुलेंसेस जल्दी से पहुंचती हैं और पेशेंट्स को जल्दी में ले जाती हैं। हालांकि एक ड्राइवर की आंख पर पट्टी देखकर स्टाफ चिंता करता है, लेकिन ड्राइवर उन्हें यकीन दिलाता है कि वो ड्राइव कर सकता है और एम्बुलेंसेस चली जाती हैं। इस बीच हेटियन हॉस्पिटल में ली साइकोस को फिर से पाकर परेशान है। वो पेशेंट्स को एक दुर्घटना के रूप में मारने के बारे में सोचता है और इतना क्रूर सोचने के लिए खुद को थप्पड़ मारता है। जूली फ्रस्ट्रेट हो जाती है और गुस्से में हेयान को फोन करती है।
वो प्रेसिडेंट पर चिल्लाती है कि उसने साइकोस को एक और पेशेंट के साथ फिर से भेज दिया। हे डॉक्टर से कहता है कि उसे उन्हें और देर तक रखना चाहिए था, जिससे ली और भी गुस्सा हो जाता है। हे ली से कहता है कि वो एक गिफ्ट के लिए अपना वॉलेट चेक करे। ली खुशी से अपना वॉलेट चेक करता है और फिर हान उसे कहता है कि वो पेशेंट्स को थोड़ा और देर रखे, वरना वो रिश्वत लेने के लिए उसे एक्सपोज कर देगा, जिससे ली और भी गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ लिनफैन लेवल 55 पर पहुंच जाता है। उसकी ग्रोथ रेट 100% बढ़ गई है। उसके अस्थिर दिमाग के साथ सिस्टम ऑप्टिमाइज सॉल्यूशंस चुनता है। नर्सेज हमारे साइकोज और उनकी दुखी जिंदगी के बारे में गॉसिप करती हैं। इस बीच लूजियन को एक लड़की खाना खिला रही है। लड़की कहती है कि वो मोटी है, लेकिन लूजियन उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे वैसे भी पसंद करता है। फिर वो उसे बताता है कि टेस्ट से पता चला है कि उनका बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन लड़की उसे यकीन दिलाती है कि वो एक बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं और एक बेटे पर सहमत हो जाते हैं। डॉक्टर लूजियन से कहता है कि अगर उसे फिर से झटका नहीं लगता तो वो जाने के लिए आज़ाद है। और तभी नर्स हमारे साइकोस को अंदर लाती है। लिनफैन को देखकर लूजियन फिर से डर जाता है और बेहोश हो जाता है। इस बीच सिस्टम हमारे हीरो को जिंगाई के आखिरी स्टेज पर पहुंचने के लिए बधाई देता है। लिनफैन लूजियन का मजाक उड़ाता है जब वो रो रहा होता है, जबकि वो डॉक्टर से मिन्नत करता है कि उसे साइकोस के साथ ना रहने दे। लूजियन और हमारा प्रोटैगनिस्ट आंखें मिलाते हैं और अचानक लूजियन फिर से बेहोश हो जाता है। साइक्लॉप्स बेड पर लेटा हुआ सोच रहा है कि वो सुई से इतनी आसानी से कैसे बेहोश हो सकता है, जबकि एक बंदूक भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो सोचने लगता है कि कैसे एक शहर के सबसे मजबूत फाइटर को हॉस्पिटलाइज कर सकता है और विश्वास करने से मना कर देता है कि ये सुइयां थीं। तभी हमारे साइकोस अपने सब्जेक्ट को जागते हुए देखते हैं और उसके पास दौड़ते हैं। जिनांग दुखी है कि उसके पेशेंट की आंख ठीक नहीं हुई और सोचता है कि वो एक और कोशिश से इसे ठीक कर सकता है। साइक्लॉप्स जांग से एक बार और ट्राई करने के लिए कहता है और साइको की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठती हैं। वो अपने बालों से सुइयां निकालता है और एक बार और ट्राई करने की तैयारी करता है। हालांकि एक पल बाद साइक्लॉप्स फिर से बेहोश हो जाता है और नर्सेज उसे जल्दी से ऑपरेशन रूम में ले जाती हैं। लिनफैन अपने दोस्त को यकीन दिलाता है कि वो अगली बार कर लेगा। साइक्लॉप्स वापस अपने कमरे में हैरान है कि सुई ने उसे बेहोश कर दिया। वो विश्वास करने से मना कर देता है क्योंकि एक लेवल 9 का जानवर भी उसे बेहोश नहीं कर सका। जिन उसके पास जाता है और ठीक से ना कर पाने के लिए माफ़ी मांगता है। वो साइक्लॉप्स से कहता है कि उसे एक बार और ट्राई करने दे और उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं जब एक आंख वाला फाइटर मान जाता है। साइक्लॉप्स के मानने का एक ही कारण है कि वो कंफर्म करना चाह रहा है कि ये सुइयां ही हैं जो उसे बेहोश कर रही हैं, क्योंकि वो एक हीरो के तौर पर अपनी इज्जत को टूटने नहीं देना चाहता। जेन एक बार फिर सुइयां निकालता है और नर्सेस को साइक्लॉप्स को एक बार फिर इमरजेंसी रूम ले जाना पड़ता है। जोंग दुखी महसूस करता है, लेकिन उसका दोस्त उसे यकीन दिलाता है कि उसका पेशेंट बच जाएगा। साइक्लॉप्स फिर से अपने कमरे में वापस आता है, लेकिन उसकी एक टांग थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो जाती है। वो ये मानने से इनकार कर देता है कि एक साइको उसे पैरालाइज कर सकता है। जेन चिंता करता है कि वो अब उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन लिनफैन उसे यकीन दिलाता है कि साइक्लॉप्स उस पर उसी तरह विश्वास करता है जैसे वो खुद करता है। हालांकि हमारा नेशनल फाइटर अब फ्रस्ट्रेट हो जाता है और साइक्लॉप्स पर गुस्सा हो जाता है। फैन और उसका दोस्त अपनी ड्रिंक्स पीते हैं और समझ जाते हैं कि ये वो नहीं है जो उन्होंने सोचा था। वो कोक और स्प्राइट खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। इसलिए वो अपने नए शिकार साइक्लॉप्स को स्कैम करने का फैसला करते हैं। वो उसे जोंग के सस्ते एक्यूपंक्चर के साथ एक रोलेक्स बेचने की कोशिश करते हैं। साइक्लॉप्स चिढ़कर उन्हें जाने के लिए कहता है, लेकिन फैन एक अच्छा सेल्समैन बनने की कोशिश करता है और साइक्लॉप्स को अपने हाथ पर बनी एक रोलेक्स का स्केच दिखाता है। साइक्लॉप्स का एक ही मिशन है, ये पता लगाना कि उन्होंने कुत्ते को कैसे मारा। अपने जवाबों के लिए वो उन्हें पैसे देने की पेशकश करता है अगर वो उसे बताएं कि उन्होंने उस कर्स्ड जानवर को कैसे मारा। साइकोस बताना शुरू करते हैं कि उस प्यारे कुत्ते ने बस वही सब किया जो उन्होंने कहा, यहाँ तक कि खुद को ग्रिल भी कर लिया। साइक्लॉप्स ये जानकर फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उस कर्स्ड आवारा कुत्ते ने बस उन्हें खुद को सहलाने दिया और अपनी भूख मिटाने के लिए मारने दिया, क्योंकि उसे ये अविश्वसनीय लगता है। हमारे साइको पेशेंट्स कुत्ते के मांस के ख्याल से लार टपकाने लगते हैं और साइक्लॉप्स गुस्सा हो जाता है, उनकी बकवास पर विश्वास करने से इनकार कर देता है। वो साइकोस से जानकारी मांगकर हार मान लेता है और हमारे पेशेंट्स बिल्कुल बेखबर हैं, सोचते हुए कि वो किसका जिक्र कर रहा है। अपनी शर्त पूरी करने के बाद फैन और उसका दोस्त अपने पैसे मांगते हैं। साइक्लॉप्स उन्हें 50,000 UN वाला अपना कार्ड देता है और उन्हें अपना पिन कोड बताता है। उसके माता पिता मर चुके हैं और कोई परिवार ना होने के कारण पैसा उसके लिए कोई मायने नहीं रखता।
हालांकि मानसिक रोगी पेशेंट्स साइक्लॉप्स का कार्ड वापस कर देते हैं, सोचते हुए कि वो उन्हें स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। साइक्लॉप्स उन पर चिल्लाता है कि बैंक जाकर पैसे निकाल लो, लेकिन मानसिक रोगी अभी भी सोचते हैं कि वो उन्हें स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। इस बीच कर्स्ड मिस्टिक सांप जंगल में घूमता है। हॉस्पिटल में लोगों द्वारा उस घातक कुत्ते की एनर्जी को निगलने से वाकिफ है, लेकिन कुत्ते के ऑरा के अलावा वो अपने से कहीं ज्यादा मजबूत एक फाइटर को भी महसूस कर सकता है। ये जानते हुए कि सांप ये लड़ाई नहीं जीत सकता, वो फैसला करता है कि सीधे अंदर जाने से बचना बेहतर है और पहले उन लोगों के बाहर निकलने का इंतजार करता है। जब सांप जंगल में रेंगता है, वो दो लोगों को आपस में मिलते देखता है। उसके चारों तरफ दिल बन जाते हैं। और अगर वो फाइटर ना होता तो सांप अपने असली रूप में आ जाता और उन्हें निगल जाता। जब औरत अपने पैसे गिनती रहती है, सांप सोचता है कि क्या ये वही गिरी हुई औरत है जिसके बारे में उसे बताया गया था। इंसान के मांस की महक से मिस्टिक सांप उसे खाने के लिए उत्सुक हो जाता है। वो उसकी तरफ रेंगना शुरू करता है, उम्मीद करते हुए कि वो पहचाना नहीं जाएगा। सांप धीरे धीरे औरत के पीछे रेंगता है जबकि वो अपने पैसे गिन रही होती है। अचानक दो लड़के पास से गुजरने लगते हैं और सांप उन पर कुत्ते का ऑरा नोटिस करता है। औरत लड़कों को नोटिस करती है और उन्हें अपने साथ खेलने के लिए बुलाती है। फैन और जैंग कोक और स्प्राइट ढूंढते हुए उस औरत को नोटिस करते हैं और उसके पास जाते हैं। वो दोनों औरत से पूछते हैं कि क्या यहाँ कोक और स्प्राइट और कुछ खाने की कोई जगह है। औरत उन्हें एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए नोटिस करती है और निराश हो जाती है, सोचते हुए कि वो गे हैं। साइकोज एक बार फिर उससे कोक और स्प्राइट के बारे में पूछते हैं, लेकिन बताते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं। और वो उनकी यूनिफॉर्म नोटिस करती है और थोड़ा सोचने के बाद उसे एहसास होता है कि वो टियान हॉस्पिटल से हैं। अचानक औरत को एक पुरानी याद आ जाती है जब वो अपनी बहन को ढूंढते हुए भाग रही थी। वो अपनी बहन को फर्श पर एक आदमी के सामने रोते हुए पाती है जब वो उस गुड़िया को फाड़ रहा होता है जिसे वो अपना बेटा समझती थी। अब उस भयानक याद से रोते हुए औरत फैन और जांग से उनके परिवार के सदस्यों के बारे में पूछती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ मुड़ते हैं और उसे बताते हैं कि वो एक दूसरे का परिवार है और फैन की माँ विदेश चली गई। औरत ये जानकर भावुक हो जाती है कि कैसे फैन की माँ ने उसे छोड़ दिया। वो अपने कुछ पैसे निकालती है और साइकोस को दे देती है। वो उन्हें बताती है कि उन्हें एक खाने का स्टॉल कहाँ मिल सकता है और उनसे कहती है कि पैसे के लिए इसे स्टाफ को दे दे। हमारे पेशेंट्स उसके पैसे लेने से मना कर देते हैं, लेकिन औरत जोर देती है, उन्हें यकीन दिलाती है कि वो आसानी से और कमा सकती है। अचानक कर्स्ट सांप फैन की तरफ लपकता है, कर्स्ट कुत्ते की एनर्जी को निगलने के लिए उत्सुक। लेकिन हैरानी की बात है, हमारा पेशेंट उसे मौका मिलने से पहले ही पकड़ लेता है। औरत सांप को देखकर डर जाती है, लेकिन हमारे पेशेंट्स इतने पागल हैं कि उससे नहीं डरते, उसे सहलाने लगते हैं, सोचते हुए कि वो कितना प्यारा लग रहा है। सांप पहली बार क्यूट कहे जाने पर शर्माने लगता है। सांप फ्लैशबैक में चला जाता है जब वो एक छोटे बच्चे के पास जाने की कोशिश करता है, ये सोचते हुए कि बच्चा उसे क्यूट समझेगा। हालांकि जब बच्चे ने सांप को देखा तो वो डर के मारे चिल्लाया और भाग गया। लेकिन सांप पहली बार प्यार महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि ये दोनों लड़के दूसरों से अलग हैं और उन्हें चुना हुआ मानता है। सिस्टम हमारे प्रोटैगनिस्ट को सूचित करता है कि सांप 3 दिन के लिए उसकी भूख मिटा सकता है और उसकी एनर्जी स्टोर की जा सकती है और ये भूख मिटाने का समय जोड़ता है, जबकि सिस्टम हमारे हीरो को एक लजीज सांप की डिश के लिए सबसे अच्छी रेसिपी दिखाता है। सांप अपने कैदियों द्वारा प्यार और दुलार महसूस करता है, तो फैन औरत से मदद मांगता है। थोड़ी देर बाद पड़ोसी भी उस लजीज महक को महसूस करते हैं जब औरत सॉसेज में लिपटा सांप का मांस पकाती है। जब फैन रेप्टाइल को चाकू से काटने की कोशिश करता है तो ब्लेड टूट जाता है। फिर वो उसे अपने हाथों से काटने की कोशिश करता है। सांप जश्न मनाता है, सोचते हुए कि अगर एक चाकू उसे नहीं काट सका तो एक इंसान का हाथ भी नहीं काट सकता। हालांकि जैसे ही हमारा प्रोटैगनिस्ट सांप का सर खींचता है, वो उसे आसानी से फाड़ देता है। सूप पूरी तरह पक जाने के बाद हमारे पेशेंट्स लार टपकाने लगते हैं जब औरत उनके सामने बर्तन रखती है। वो उन्हें यकीन दिलाती है कि उसकी कुकिंग लजीज है और उसकी बेटी को भी ये पसंद है। फैन और जैंग उसे खाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि वो पहले ही खा चुकी है। हमारे हीरो और उसके दोस्त पहला निवाला लेते हैं और फौरन लाजवाब स्वाद के प्यार में पड़ जाते हैं। जाने से पहले फैन और उसका दोस्त लजीज खाने के लिए औरत का शुक्रिया अदा करते हैं और उसे बताते हैं कि उसकी बेटी उस पर गर्व करेगी।
औरत पहले कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन फिर उनका शुक्रिया अदा करती है। हॉस्पिटल वापस जाते समय फाइटर्स का एक ग्रुप हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास से गुजरता है और उन पर एक अचानक दहशत छा जाती है। लड़का इसे ओवरथिंकिंग समझकर टाल देता है। जानवर की एनर्जी वेव को गायब होते देखकर वो सोचते हैं कि वो जरूर भाग गया होगा। इस बीच साइक्लॉप्स फोन पर किसी के एक कर्स्ड जानवर को मारने के बारे में बात करता है। उसे पता चलता है कि किसी भी फाइटर ने उसे नहीं मारा, लेकिन एक आम इंसान के उसे मारने का ख्याल उसे नामुमकिन लगता है। ये चिंता करते हुए कि खतरा एक लेवल 2 का मिस्टेक साफ हो सकता है, साइक्लॉप्स अपने लोगों से कहता है कि हॉस्पिटल के आसपास सुरक्षा का ख्याल रखें। तभी हमारे पेशेंट्स अंदर आते हैं, अपने रूममेट के लिए खाना लाते हुए। जैसे ही फैन लंच बॉक्स खोलता है, डिश को देखकर साइक्लॉप्स के मुंह से एक गाली निकलती है जो उसके साथी भी सुनते हैं। साइक्लॉप्स हरकियां उठाता है और जैसे ही वो उन्हें जांचता है, उसे एहसास होता है कि ये उस लेवल 2 के मिस्टिक सांप की है जिसे उसकी टीम ढूंढ रही थी। इस बीच फिन और जैंग अपने लजीज सांप के सूप का मजा लेना शुरू करते हैं जो उन्होंने पहले पार्सल करवाया था, और ये समझते हुए कि साइक्लॉप्स इसे नहीं खाना चाहता, वो इसे पूरा खाने के बारे में सोचते हैं। साइक्लॉप्स ये जानकर हैरान है कि एक लेवल 2 का कर्स्ड जानवर जिसमें घातक जहर और बिजली की रफ्तार थी, अब पेशेंट्स के पेट में है। वो उनसे पूछता है कि उन्होंने उसे कैसे मारा, और साइकोस बताना शुरू करते हैं कि कैसे सांप ने प्यार से उनके हाथ पर खुद को लपेट लिया और उन्हें खुद को खाने दिया। जबकि वो सांप की तारीफ करते हैं। प्यारा होने के लिए कर्स्ड जानवर उन्हें धोखे के लिए कोसता है। हालांकि साइक्लॉप्स अभी भी उन पर विश्वास नहीं करता और उनके अविश्वसनीय एक्सप्लेनेशन सुनकर आक्रामक हो जाता है और खिड़की से कूदने की धमकी देता है। साइक्लॉप्स उसकी आक्रामकता देखते हैं और सोचते हैं कि प्रेसिडेंट इसका ही जिक्र कर रहा था जब उसने कहा था कि साइक्लॉप्स आक्रामक हो जाते हैं। बाद में रात में साइक्लॉप्स सोचता है कि कैसे 2 कमजोर दिखने वाले साइक्लॉप्स आसानी से 2 कर्स्ड जानवरों को मार सकते हैं। वो सोचता है कि क्या वो अपनी असली शक्ति छिपा रहे हैं। अचानक वो हमारे प्रोटैगनिस्ट और उसके दोस्त को इधर-उधर घूमते सुनता है और सोचता है कि अब वो आगे क्या करने वाले हैं। जीन साइक्लॉप्स के सामने खड़ा है, अपनी अपग्रेडेड टेक्निक से उसे ठीक करने के लिए तैयार। अब ये मानते हुए कि पेशेंट्स शायद अपनी असली ताकत छिपा रहे हैं, साइक्लॉप्स सच जानने के लिए साथ देने का फैसला करता है। जीनंग सुई से साइक्लॉप्स के चेहरे पर निशान लगाना शुरू करता है, लेकिन उसे अंधेरे में साफ देखने में मुश्किल होती है। हालांकि अपने दोस्त के आश्वासन के साथ वो प्रोसीजर शुरू करता है। जीनंग अपने पेशेंट के सर में सुइयां डालना शुरू करता है। साइक्लॉप्स दर्द से कांपता है, उसे पहले से ज्यादा महसूस करते हुए। जैसे ही जंग आखिरी सुई डालने की तैयारी करता है, नर्स अचानक अंदर आ जाती है और वो सही जगह से चूक जाता है। नर्स साइकोस और साइक्लॉप्स का सामना करती है, अपनी तलाश छोड़ने से हिचकिचाते हुए। साइक्लॉप्स मदद के लिए चिल्लाता है। नर्स पेशेंट को देखकर फौरन डर जाती है और डॉक्टर्स साइक्लॉप्स को ऑपरेशन रूम ले जाते हैं। इस बीच जंग आखिरी सुई गलत डालने पर बुरा महसूस करता है, लेकिन उसका दोस्त एक बार फिर उसे यकीन दिलाता है कि वो अगली बार कर लेगा। हॉस्पिटल 2 साइको दोस्तों को उनके बेड से बांध देता है, लेकिन फैंस की एक ही चिंता है, साइक्लॉप्स की सेहत। डॉक्टर्स साइक्लॉप्स का सर ध्यान से शेव करते हैं ताकि और कोई चोट न लगे। शेव करने के बाद वो उसके सर की जांच करते हैं और प्रोसीजर शुरू करते हैं। हालांकि जैसे ही वो नीचे देखते हैं, वो अपने पेशेंट को पूरी तरह होश में पाते हैं, उन्हें घूरते हुए। डॉक्टर्स हैरान रह जाते हैं, लेकिन वो राहत की सांस लेते हैं। शुक्र है कि पेशेंट ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही जाग गया। दूसरा डॉक्टर साइक्लॉप्स को होश में देखकर हैरान है, क्योंकि उसने अभी-अभी एनेस्थीटिक इंजेक्ट किया था, लेकिन उसके वाइटल्स बिल्कुल ठीक देखकर वो उसे उसके कमरे में वापस भेजने का फैसला करते हैं। डॉक्टर को पेशेंट के दूसरे साइकोस द्वारा चोट पहुंचाने पर बुरा लगता है, इसलिए वो उसे एक प्राइवेट कमरे में भेजने की पेशकश करता है। साइक्लॉप्स उसे साइको कहने पर मौत की नजर से घूरता है और डॉक्टर को एहसास होता है कि उसे अपने पेशेंट्स के साथ सावधान रहना होगा। सब कुछ चेक करने के बाद डॉक्टर अपने पेशेंट का एक्सरे जांचता है और हैरानी से उसकी रीढ़ की हड्डी को वापस नॉर्मल पाता है। फिर वो उसकी टांग के बारे में पूछने के लिए मुड़ता है, लेकिन खाली बेड देखकर कंफ्यूज हो जाता है। इस बीच साइक्लॉप्स अपने कमरे में वापस जाता है। जैसे ही वो सोते हुए साइकोपाथ्स के सामने खड़ा होता है, वो उनकी 3 बार उसे बेहोश करने की क्षमता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। हालांकि स्पेशल स्क्वाड का लीडर कितना भी प्रभावित क्यों ना हो, वो हमारे प्रोटैगनिस्ट और उसके पागल दोस्त के उसके साथ किए गए काम के बाद वही गलती नहीं कर सकता। जैसे ही साइक्लॉप्स मुड़ने के लिए होता है, फैन जाग जाता है और उसे यकीन दिलाता है कि जंग अगली बार उसे ठीक कर देगा।
साइक्लॉप्स बिल्कुल चुप खिड़की की तरफ चलता है, अपना अलविदा कहता है और बाहर कूद जाता है। जैसे ही साइक्लॉप्स बाहर कूदता है, फैन चिल्लाने लगता है कि पेशेंट ने खुद को मार लिया है। इस बीच स्क्वाड का लीडर जमीन पर लैंड करता है, राहगीर को हैरान करते हुए। फिर वो फोन पर अपने बॉस से कहता है कि साइकोपैथ्स की ताकत बेकार है अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। फोन पर आदमी अपनी उम्मीदें टूटने पर निराशा और फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट प्रेसिडेंट को फोन करता है, बताते हुए कि एक पेशेंट बालकनी से कूद गया है। प्रेसिडेंट लगभग एक खुशी की सांस लेता है, लेकिन फिर पेशेंट की आफियत के बारे में पूछता है। प्रेसिडेंट ये जानकर राहत महसूस करता है कि पेशेंट ठीक है और मैनेजमेंट को यकीन दिलाता है कि ऐसी घटना नॉर्मल है और उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैनेजमेंट पेशेंट के बारे में चिंतित नहीं है। कॉल पर आदमी प्रेसिडेंट पर चिल्लाता है कि उसका पेशेंट बिना पैसे दिए भाग गया। प्रेसिडेंट फ़ोन दूर रख देता है और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो कॉलर को नहीं जानता। हॉस्पिटल मैनेजमेंट जैनांग ये जानकर दुखी हो जाता है कि साइक्लॉप्स चला गया है। वो चिंता करता है कि क्या उसके टारगेट की नहियां खाएगी। फैन अपने दोस्त को यकीन दिलाता है कि साइक्लॉप्स ठीक होगा। हालांकि जैंग दुखी महसूस करता है और सोचने लगता है कि साइक्लॉप्स उसकी वजह से बिना अलविदा कहे चला गया। फैन घटना की गलत डिटेल्स याद करते हुए अपने दोस्त को यकीन दिलाता है कि साइक्लॉप्स ने अलविदा कहा था, लेकिन उसे याद नहीं कि उसने और क्या कहा था। जैन राहत की सांस लेता है, सोचते हुए कि साइक्लॉप्स के पास जरूर जाने की कोई वजह होगी। फन उसे यकीन दिलाता है कि लीडर अगली बार जंग को उसे एक्यूपंक्चर करने देगा। लेकिन फिर जंग सेब देखता है और अपने दोस्तों से कहता है कि वो उन्हें खाना चाहता है। फन हाथ बढ़ाता है, एक सेब उठाता है और अपने दोस्त को दे देता है। जैसे ही जंग सेब खाता है, मीठा स्वाद उसके मुंह में फैल जाता है और वो अपने दोस्त को एक ट्राई करने का सुझाव देता है। इस बीच वाइस प्रेसिडेंट अपने पेशेंट्स को वापस लाने और अपना कर्ज चुकाने के लिए खुद एम्बुलेंस चलाता है। पहले बंदरगाह या इन्हीं शहर में फाइटर स्क्वाड एक कर्स्ट लेवल 4 के ऑक्टोपस का सामना करता है। स्क्वाड स्ट्रगल करता है,